ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी याद है अपने डिफरेंट एंटिटी के चैप्टर में। डिफरेंट एंटिटी के चैप्टर में मैं मेनली बोलूँ तो उसके 4 टॉपिक्स हैं, मतलब कि 4 पार्ट्स हैं उस पूरे चैप्टर को करने के। सबसे पहला पार्ट है गवर्नमेंट ऑडिट, जो कि हम कर चुके हैं। दूसरा कोऑपरेटिव ऑडिट, जो कि हम अभी करेंगे। और तीसरा है हमारा ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी, क्योंकि ये नया नया ऐड हुआ है नए सिलेबस में, तो इसको भी हम एक अलग से टॉपिक में डाल रहे हैं। और चौथा टॉपिक है अदर मिसलेनियस एंटिटीज, ठीक है, जिसमें बाकी सारी एंटिटी आएंगी। उसमें हम जनरल पॉइंट ही देखेंगे, ज़्यादा स्पेसिफिक घुसेंगे नहीं। लेकिन ये है अपना दूसरा पार्ट, यानी कि क्या दूसरा टॉपिक, सोसाइटी, क्या ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस चैप्टर के अंदर या फिर बोलूँगा कि इस टॉपिक के अंदर अंदर 2 टॉपिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि नॉर्मल है, और दूसरा है ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो पहला और दूसरा, ठीक है। जो पहला टॉपिक है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अंदर मेनली तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि पॉइंट शॉल बी केप्ट इन माइंड, ठीक है, वाइल ऑडिटिंग एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट है, यही 2 टॉपिक्स हैं जो हमने इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। बाइफर्केशन समझ गए होंगे। सबसे पहले ऑडिट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करना है। पहला पार्ट आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा हो गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो पहला पार्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अंदर 2 पार्ट हैं कि पॉइंट शॉल बी केप्ट इन माइंड, क्या दिमाग में रखना चाहिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है कि स्पेशल फीचर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। टॉपिक 1, point that shall be kept in mind while connecting with audit of cooperative society। इसके अंदर टोटल 5 से 10 पॉइंट हैं, ठीक है। इसमें मेनली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 4 पॉइंट याद रखना है। मैं 10 के 10 पॉइंट एक बार से बोल देता हूँ, और इसको फिर इनमें से कोई भी 4-5 सिलेक्ट करके याद कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्या जो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, वो सीए होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि वो सीए तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर वो सीए ना हो तो क्या होगा, उसका 2 चीज़ें देखेंगे कि या तो उसमें क्या हो, उसके पास क्या हो, डिप्लोमा हो, गवर्नमेंट डिप्लोमा हो कोऑपरेटिव अकाउंट्स में। दूसरी चीज़, अगर उसके पास वो नहीं है तो उसके पास क्या हो, उसके पास वो अपना क्या कहते हैं एक्सपीरियंस हो, यानी कि उसके पास क्या हो, वो ऑडिटर हो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का किसी गवर्नमेंट के एक्ट में, ठीक है। किसी गवर्नमेंट के एक्ट में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का ऑडिटर हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होंगी तब भी चल जाएगा। अगर सीए ना हो तो इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताता है कि ये मैं बता रहा हूँ कि फॉलोइंग पॉइंट शॉल बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। पहला पॉइंट देख लिया क्वालिफिकेशन, दूसरा अपॉइंटमेंट, ठीक है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। रजिस्टर करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो अपॉइंटमेंट करेगा। उसकी जो फीस होगी, जो उसका स्केल ऑफ फीस होगी, वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, वो भी रजिस्टर करेगा। लेकिन पे कौन करेगा, वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करेगी, क्योंकि ऑडिट तो वही करा रही है। लेकिन फीस जो पे करेगी और अपॉइंट जो करेगा वो होगा अपना रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा पॉइंट है बुक्स और अकाउंट्स, ठीक है। बुक्स और अकाउंट जो मेंटेन करना है वो डिपेंड करेगा किस पे, स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा क्या क्या रखना है, ठीक है। और मेनली अगर कुछ ना बोला तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या बोला है कि 3 चीज़ रखनी है भाई आपको अपने बुक्स अकाउंट में, क्या क्या मेंटेन करना है। ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड, जितना तुमने रिसीव किया एक्सपेंड किया, रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर पहला। दूसरा सेल्स और परचेज, तीसरा एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। नॉर्मली ये 3 चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, ठीक है। शेयर होल्डिंग का बात यह था कि कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी मेंबर, ठीक है, कोई भी मेंबर अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो रख सकती है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन कोई अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा कोई और इंडिविजुअल रख रहा है तो उसके लिए लिमिट है कि वो किसी भी हाल में अपनी जो 2 चीज़ें हैं, क्या उसकी शेयर होल्डिंग कभी भी 20% से ऊपर नहीं हो सकती। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई 20%, इससे ऊपर की उसकी होल्डिंग नहीं हो सकती। और अगर शेयर की बुक वैल्यू जो है 1000 से ऊपर उसके पास नहीं हो सकता, फेस वैल्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब कि उसके पास शेयर जो है वो 1000 से ऊपर के नहीं हो सकते फेस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। या उसके पास 20% से ऊपर की शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से। इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। और ये रिस्ट्रिक्शन बस मेंबर के लिए है। अगर कोई अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होल्ड कर रही है अलग से मेंबर बन के, तो वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5वां पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन, ठीक है। लोन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है तो सिर्फ अपने मेंबर को ही देगी, क्योंकि उसी ने तो बनाई है। लेकिन मेंबर के अलावा किसी और को नहीं दे सकती। लेकिन अगर स्पेशल सैंक्शन ले ले तो वो रजिस्ट्रार के सैंक्शन के बाद किसी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन दे सकती है। 6वां पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग्स, ठीक है। 5वां पॉइंट बात करता है लोन देना, ठीक है। और 6वां पॉइंट बात करता है लोन लेना, ठीक है। तो 6वां पॉइंट बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग। बोरिंग मतलब कि किसी भी तरह की बोरिंग अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है रिस्पेक्ट टू द बायलॉज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उसके कुछ बायलॉज होंगे, उसके कुछ और लॉज होंगे, तो उसको देख लेना, बाकी कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। 7वां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो अपने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें 5 एरियाज है, 5 जगह में वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो 7वें पॉइंट में जो 7वें पॉइंट में जो 5 चीज़ें थी जहाँ पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में, तो 5 चीज़ें में सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है। दूसरा किसी और बैंक में, ठीक है। कोई भी अदर कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, चाहे सेंटर का सेट का ना हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो अप्रूव होना चाहिए किसी रजिस्ट्रार से, ठीक है। 2 चीज़ें होगी तो कि दोनों लेके कि दोनों बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हम एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी सिक्योरिटी में, किसी भी शेयर में जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के हिसाब से स्पेसिफाइड है। चौथा पॉइंट है कि हम किसी भी शेयर, सिक्योरिटी और बॉन्ड और डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है, जिसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाँ, उसके अपन शेयर डिबेंचर सब खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और 5वां और लास्ट पॉइंट है मिसलेनियस वाला, जहाँ पे बोलते हैं कोई भी अदर मैटर जो कि परमिट किया है स्टेट और सेंटर ने, हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
8वां पॉइंट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे कि मतलब कि जो भी अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपको डायरेक्ट नहीं बांटना है डिविडेंड और बोनस में, उससे पहले आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज कंपलसरी आपको क्या करना है, अपना ट्रांसफर करना है रिजर्व में, उसके बाद जो बचेगा उससे आपको बांटना है अपना डिविडेंड और बोनस। 9th पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, कोई भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी या चैरिटी करना चाहती है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चैरिटी कितनी हो सकती है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, इससे ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, इसी के बराबर होगी। और दूसरी बात ये कि ये बाद में की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो कंपलसरी हमने बोला ना ऊपर 8 पॉइंट में कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमको रिजर्व फंड में डालना है, पहले वो करा जाएगा, उसके बाद चैरिटी की जाएगी। ऐसा नहीं कि चैरिटी करके हम प्रॉफिट कम कर रहे हैं, सबसे पहले वहाँ पर ट्रांसफर करना जरूरी है। 10th पॉइंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड। ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये एक तरह से चार्ज है प्रॉफिट का। ठीक है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अपने को एजुकेशन फंड में कंट्रीब्यूट करना है इवन इफ देयर इज क्या बोलते हैं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंपनी लॉस में भी चल रही है तभी आपको एजुकेशन फंड में कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। ये 10 पॉइंट मैंने हिंदी में बताया, अब मैं इसको इंग्लिश में एक एक करके पढ़ लेता हूँ। टॉपिक 1, फॉलोइंग पॉइंट्स शॉल बी केप्ट इन माइंड while conducting an audit of cooperative society. First, qualification of auditor. Apart from CA, as per company CA Act 1949, cooperative auditor can be holding government diploma in cooperative accounts, or auditor he has been serving as an auditor in cooperative department of government to act as an auditor. Point 2, appointment of auditor. Auditor of cooperative society is to be appointed by registrar of cooperative societies, and the scale of the fees is prescribed by the registrar of cooperative society, but it is paid by the cooperative society. यानी कि जो उसको फीस पे करनी है और उसको अपॉइंट करना है वो करेगा अपना रजिस्ट्रार, लेकिन उसको जो फीस पे करेगा एक्चुअल में जिसके पैसे खर्च होंगे वो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। Point 3, books and account to be maintained by cooperative society. State government can frame rules prescribing books and account to be kept by cooperative society. For example, Maharashtra Cooperative Society are required to maintain books of account in terms of, first, all sum and money received and expended. Second, all sales and purchase of good by society. Third, asset and liability of society. Fourth point, restriction on shareholding. In case of society where liability of member is limited, यानी कि जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, नो मेंबर अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड शेयर एक्सीडिंग मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। यानी ये रूल किस पे एप्लीकेबल है, लिमिटेड लाइबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एप्लीकेबल है, और ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है अदर देन अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अगर कोई अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो जितना मर्जी खरीद सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। Point 5, restriction on loans. Registered society shall not make any loan to any person other than member. However, a special sanction of registrar may make the loan available to the registrar society. यानी कि किसी और रजिस्टर्ड सोसाइटी को हमने लोन देना है तो वो हम रजिस्ट्रार के सैंक्शन से दे सकते हैं, लेकिन मेंबर के अलावा हम किसी और को लोन नहीं दे सकते नॉर्मली। और इसका एक्सेप्शन है कि हम अगर सैंक्शन ले लें रजिस्ट्रार का तो हम अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स, रजिस्टर्ड सोसाइटी शॉल एक्सेप्ट। ठीक है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन एक्सेप्ट कर सकती है लोन्स एंड डिपॉजिट सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ बाय लॉज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो बाय लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में आप कितना भी लोन उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एज पर सेक्शन 32 ऑफ सेंट्रल एक्ट। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फंड में सेक्शन 32 के हिसाब से इन 5 चीज़ों में। पहला क्या, इन सेंट्रल और स्टेट बैंक, इन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पहला, in any other cooperative bank other than center or state cooperative bank approved by registrar, ये दूसरा। तीसरा, in any securities specified in section 20 of Indian Trust Act 1882। चौथा, in any share, security, bond, debenture of any other society with limited liability। पांचवा मिसलेनियस है, in any other money permitted by central or state government। 8वां पॉइंट, appropriation of profit। A prescribed percentage of profit should be, यानी कि कंपलसरी है, should be transferred to reserve fund before distribution of dividend and bonus to members। 9वां पॉइंट, charitable contribution to charitable purpose। A registered society with sanction of registrar contribute an amount up to 10% of net profit remaining after compulsory transfer to reserve fund for any charitable purpose। Point 10, contribution to education fund। Contribution toward education fund is charge on profit, not an appropriation. It shall be contributed annually। ये पहला टॉपिक खत्म हुआ, मतलब कि पहला मैं बोलूँगा कि सब टॉपिक खत्म हुआ। अब इसमें बात है कि दूसरा टॉपिक है स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसके अंदर टोटल 10-12 पॉइंट है, लेकिन हम इसमें से 3 पॉइंट ही करेंगे क्योंकि 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें से अलग अलग 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। पहला पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो टॉपिक का टाइटल क्या है,
स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है कोऑपरेटिव ऑडिट का? तो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, दूसरा पॉइंट है इसमें एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, और तीसरा पॉइंट है स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है जिस पर अलग अलग क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इन तीनों को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद 3 पॉइंट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन बताएंगे कि भाई कोई भी स्पेशल प्रोविजन हमने बनाया नहीं है वैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है। तो बात क्या बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन किस तरह करेंगे कोऑपरेटिव ऑडिट में हम एसेट लायबिलिटी का? तो भाई पहला पॉइंट ये बोलता है कि हमने कोई स्पेशल प्रोविजन है ही नहीं, इसमें कुछ अलग से बताया ही नहीं है कि किस तरह से बनेगा। दूसरा पॉइंट बोलता है ऑडिटर को एक्सटेन करना पड़ेगा क्या, एग्जिस्टेंस, कंडीशन और अपना ओनरशिप किस चीज़ का, एसेट का, ठीक है। तीसरी चीज़ ये बताएंगे कि भाई जो फिक्स एसेट है ना उसको किस तरह वैल्यू करेंगे, हम उसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। चौथा पॉइंट बोलेगा कि करंट एसेट को कैसे वैल्यू करेंगे, उसको बोलेंगे जो उसकी क्या बोलते हैं उसकी जो कॉस्ट है या फिर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं, इस 4 पॉइंट में यही बात करेंगे। पॉइंट 1 वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। फर्स्ट, there is no specific provision under the act and rules as such regard which shall be general principle of accounting. Point second, auditor will have to ascertain existence, ownership and valuation of asset. Point third, fixed asset valued at cost less adequate provision of depreciation. Incidental expenses like installment expense shall be capitalized. ठीक है। तो ये तो पता ही होगा आपको कि जो आपका लग रहा है इंस्टॉलमेंट के एक्सपेंस है उसको कैपिटलाइज कर देंगे, हम मशीनरी की वैल्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, करंट एसेट शॉल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो जिस तरह हमने देखा कि टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, लेकिन बात यहाँ पे एसेट की हो रही है, अलग अलग से लायबिलिटी को कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका कि एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है अपने कोऑपरेटिव ऑडिट का, उसका सेकंड पॉइंट है कि एडहेयर करता है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को, ठीक है। और ये कोऑपरेटिव नहीं है कि कोऑपरेट सोसाइटी, कोऑपरेट है, ठीक है, कोऑपरेट। पॉइंट सेकंड, एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। इसमें टोटल 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट बात करेगा कि ऑडिटर को देखना है इसमें क्या कि भाई अपना जो एंटिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने कितना ऑब्जेक्टिव अपना अचीव किया, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव होगा कुछ ना कुछ, तो उसने कितना अचीव किया इसको देखना है पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो तू पहला पॉइंट बोल रहा है ना उसमें देखना है कि कितना अचीव किया नहीं किया, उसमें देखना है कि भाई ये टर्म्स में नहीं देखना हमको कि प्रॉफिट कितना जनरेट किया, ठीक है। हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सोशल बेनिफिट की, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट्स ले लेंगे कि दोनों एक दूसरे से ही लेंगे, ठीक है। पहला बात करते हैं कितना ऑब्जेक्टिव अचीव किया, उसको अचीव करने के लिए ये नहीं देखना कि प्रॉफिट कितना किया, ये देखना है सोशल बेनिफिट कितना किया, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अलग है, ये बात करता है कि भाई अगर तुम ऑडिटिंग एक्सपेंस को देख रहे हो, ठीक है, मतलब कि जो ऑडिटर है वो एक्सपेंस वगैरह देख रहा है तो उसको देखना है कि वो इकोनॉमिकल है, उससे कोई वेस्टेज तो नहीं करी है, ठीक है। और ये देखना है कि कोई मिडिलमैन कमीशन है उसको अवॉइड किया कि नहीं किया अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, किस तरह से एलिमिनेट करके होलसेलर को। और देखना है कि जो प्रिंसिपल है प्रोप्राइटी ऑडिट का, प्रोप्राइटी ऑडिट हमने पढ़ा था कि आप इस तरह से एक्सपेंस करो जिस तरह से आप अपने पर्सनल खर्चे करते हो, ठीक है, उस तरह से आप बिजनेस के खर्चे करो। तो प्रिंसिपल प्रोप्राइटी ऑडिट का क्या फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बातें क्यों, उसको लॉजिकल समझना पड़ेगा कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, ये मेंबरशिप नहीं होती है, किसके लिए, फायदे के लिए मेंबर्स के, ये कोई बिजनेस नहीं करती है बल्कि अपने ही लोगों का भला करती है। तो आप ऑडिटर को यहाँ देखना है कि जो एक्सपेंस वगैरह कर रहे हो भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि धड़ल्ले से तुम हाथ खुला खर्चा कर रहे हो, क्योंकि खर्चे के लिए तो हमने बनाया नहीं है। तो क्या तुम नेसेसरी चीज़ कर रहे हो अपने एक्सपेंस को कम करने के लिए, जिस तरह हमने देखा कि मिडिलमैन कमीशन को अवॉइड किया हमने, कैसे ये देखना है ऑडिटर को कि क्या जो अपना वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या वो डायरेक्टली परचेजर से खरीद रहा है, होलसेल से खरीद रहा है। और जो लास्ट में चौथा पॉइंट है वो भी एक तरह से देखा जाए तो ऊपर वाले पॉइंट की ही बात करता है कि जिस तरह ऊपर वाले पॉइंट में देखते हैं कि ऑडिटिंग एक्सपेंस जो है जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो क्या आपने कम किया कि नहीं किया, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है वो बात करते हैं कि क्या जो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड लगाते क्यों हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटिंग कॉस्टिंग क्यों लगाते हैं, ताकि हम कॉस्ट को कम से कम कर सकें, ठीक है। तो क्या ये अप्लाई कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है अपना एंटिटी, ये देखना है ऑडिटर को, ठीक है। तो पॉइंट 2 एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर विल हैव टू एस्कर्टेन in journal how far object have been achieved in course of its working. Second point, assessment of above isn't necessarily in terms of profit, therefore auditor shall consider from a viewpoint of social benefit. Third point, for achievement of these above activity third point, while auditing, auditor shall see that the expense are economical and no wastage of fund. While auditing, auditor shall see whether the expense are economical and no wastage of fund. इसके नीचे 2 पॉइंट छोटे छोटे लिख रखे हैं। ए, मिडिलमैन कमीशन आर अवॉइडेड एंड परचेज मेड डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर। बी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट इज फॉलोड, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, कॉस्ट अकाउंटिंग मेजरमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स, स्टोर्स एंड कंट्रोल मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग एटसेट्रा आर अडॉप्टेड in order to reduce the cost as far as possible. तो ये टोटल 4 पॉइंट थे। इस पर अलग से ही क्वेश्चन आता है एडहेरेंस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक 2 स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट। इसका पहला पॉइंट हमने कर लिया जो था वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट कर लिया एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अब तीसरा पॉइंट करते हैं जो कि स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। ठीक है, तो इसके नाम से पता चल रहा है क्या बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि भाई अगर ऑडिटर को कोई इरेगुलरिटी, कोई ऐसी सीरियस दिखती है चीज़ें जिसको उसको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर चीज़ है, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। किसको करेगा? जिसने अपॉइंट किया वो कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो उसको रिपोर्ट करेगा। तो भी केस बताएंगे, 4 केस ऐसे हैं जहाँ पे अपना ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा, स्पेशल रिपोर्ट करेगा रजिस्ट्रार को। ठीक है, तो इस पर अलग से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें 4 चीज़ें क्या है, मतलब कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि भाई अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी दिखेगी तो वो क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा अपने रजिस्ट्रार को। ठीक है, उसके बाद वो 4 केसेस बताते हैं जहाँ पे अपनी सीरियस इरेगुलरिटी दिख सकती है। तो पहला केस ये बताते हैं कि भाई कोई पर्सनल प्रॉफिटेरिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि जो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन कर रही है जिससे पर्सनल फायदा हो रहा है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, उसको कोई बहुत भारी फ्रॉड दिखा तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मिसमैनेजमेंट। ठीक है, कोई आपको एग्जांपल दिख रहा है ऑडिटर को कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट कर रही है, 10 रुपये का एक्सपेंस था 10 लाख में इन्होंने किया। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर मिसमैनेजमेंट है, तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। चौथा है कि जब वहाँ पे जो अपना फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? ठीक है, अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो वो भी तो एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। ठीक है, नेचर उसका बैंकिंग का हो, लेकिन वो है तो उसका जो बनने का जो लीगल फॉर्मेशन है वो तो एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई है। तो ये बात कर रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अगर वो अर्बन है और उसने डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांसेस दिए, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट लोन दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे को आप 10 लाख दे रहे हो, उसी बंदे को आप 40-50 लाख देते आ रहे हो, जो कि आपका कुछ दिखा रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो सीरियस है, तो उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो किसको? अपना रजिस्ट्रार को। पॉइंट 3 स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार ड्यूरिंग ऑडिट। इफ ऑडिटर नोटिस सम सीरियस इरेगुलरिटीज in working of society, he may report these special matter to registrar in order to draw his attention. In following cases, a special report may become necessary. First, personal profiteering by members of managing committee in transaction of society which are ultimately determined into interest of society. Second point, detection of fraud relating to expense, purchase, proprietary stores of society. Third point, specific example of mismanagement, decision of management against the cooperative principle. Fourth point, in case of urban cooperative bank, disproportionate advances are given to vested interest groups such as the relative of management due to deliberate negligence about recovery thereof. तो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट हो गया, और अपना यहाँ पे खत्म होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हमारा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स, जिसको मैं इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, मैं इसको हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, दूसरा है अपना पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पावर क्या ऑडिटर के पास। ठीक है, इसमें आता है अपना क्या कि पावर टू इंक्वायरी। ठीक है, अब इंक्वायरी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्वायर करेगा, किस किस चीज़ के लिए इंक्वायरी करेगा, ये मेन पॉइंट है। इस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि इंक्वायरी किस बेस पे करेगा। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद अपना ये तो हो गया दूसरा टॉपिक। ठीक है, तीसरा टॉपिक आता है कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट अगर आप बना रहे हो तो उसमें क्या कंटेंट आएगा, इसमें भी कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है वो लोग। फोर्थ पॉइंट और मैं बोलूँगा फोर्थ टॉपिक और फिफ्थ टॉपिक में से ज़्यादा पूछते हैं। फोर्थ टॉपिक है अपना पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट इन सर्टन केसेस। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पावर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट कराए। ठीक है, किसकी? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आ रही है कि मल्टीपल स्टेट में 1, 2, 3, 4, 20 स्टेट में भी ऑपरेट कर सकती है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आता है और बोलता है कि हम ऑडिट करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना टॉपिक 5 जो बात करता है इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार। ठीक है, तो इस तरह मैंने बात किया था जो अपनी जो पहले पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पे होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो वो नॉर्मल होता है, वो तो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन ये जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार है। ठीक है, पूरे देश का जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो, तो इंक्वायरी वो भी इनिशिएट कर सकता है। अगर मान लो उसको कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो वो भी इंक्वायरी कर सकता है। ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये है सेक्शन 78। ठीक है, इसी के मैं बोलूँगा कि टोटल 5 टॉपिक्स हैं। 6वां टॉपिक भी है जिसका नाम है इंस्पेक्शन बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार। इंक्वायरी और इंस्पेक्शन दोनों में सेम कंटेंट है। ठीक है, इंक्वायरी में लगता है सेक्शन 78 और इंस्पेक्शन लगता है सेक्शन 79। ठीक है, कंटेंट सेम है, इसलिए दोनों को एक बार पढ़ लेंगे और दोनों में सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ है, बस ऊपर का सेक्शन लगेगा 78 79। टॉपिक 1 बेसिक्स। बेसिक में 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ऑडिटर की। ऑडिटर क्या होना चाहिए? सीए होना चाहिए। ठीक है, अब जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि कोई बंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिटर बन सकता है अगर उसके पास क्या है, उसके पास डिप्लोमा है या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है कोऑपरेटिव ऑडिट करने का। तो मैं बोलूँगा ये 2 चीज़ें यहाँ नहीं लगती, यहाँ पे बंदा चाहिए सीए। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन भी बता रखा है कि कौन कौन बंदे एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए।
पहला बॉडी कॉर्पोरेट, कोई बॉडी कोई कंपनी आ गई है वो बोली कि हमने बनना नहीं। दूसरा ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्हीं का कोई एम्प्लॉय है, इन्हीं का कोई ऑफिसर है तो वो भी नहीं बन सकता। और उस ऑफिसर के नीचे अगर कोई ऑफिसर है या फिर उस ऑफिसर के नीचे कोई एम्प्लॉय है तो वो भी नहीं बन सकता। तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट बोलता है कि कोई भी पर्सन जो कि इंडेबिटेड है, जिसने लोन ले रखा है, गारंटी ले रखी है 1000 से ऊपर की, 1000 तक ले रखी कोई दिक्कत नहीं, 1000 से ऊपर की ले रखी है तो वो भी नहीं बन सकता। ठीक है, ये पुराने एक्ट के हिसाब से तभी 1000 बहुत कम है, लेकिन उसकी बात भी कर रहे हैं। ठीक है, और उसका बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो बेसिक्स में दूसरी चीज़ है कि अपॉइंट कौन करता है अपॉइंट। ठीक है, तो जो पहला ऑडिटर है, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी तो उसका सबसे पहला जो ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट करता है अपना उसका बोर्ड। याद रखना है बोर्ड, रजिस्ट्रार नहीं, बोर्ड। ठीक है, रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है पिछले केस में, यहाँ अपॉइंट करेगा बोर्ड, और बोर्ड अपॉइंट करेगा 1 महीने विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन होती है उसके 1 महीने के अंदर। ये तो पहला ऑडिटर हो गया। ये कब तक होल्ड करेगा ऑफिस, जब तक पहली एजीएम नहीं होती, क्योंकि पहली एजीएम होगी तो फिर जो मेंबर्स होंगे वो अपॉइंट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो पहली एजीएम होगी वहाँ पे अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, लेकिन मान लो कि पहला ऑडिटर जो मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड अपॉइंट करता है, अगर मान लो उसने अपॉइंट नहीं किया तो कौन करेगा, तो उसको अपॉइंट करेगा हमारा वन एंड ओनली मेंबर्स। ठीक है, तो उसमें हम इंस्टेंट जनरल मीटिंग कॉल करेंगे और फिर हम बोलेंगे कि चाहो पहला ऑडिटर अपॉइंट करो। ठीक है, दैट्स इट, ये था अपना बेसिक्स। अब आते हैं टॉपिक 2, पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। टॉपिक 2, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ठीक है, अब इसमें पावर और ड्यूटी में 3 पॉइंट आएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है राइट टू एक्सेस। ठीक है, जो अपना ऑडिटर है उसके पास क्या है, पहला है उसके पास पावर टू एक्सेस। ठीक है, पावर टू एक्सेस यानी कि कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकता है, किसी भी इन्फॉर्मेशन, किसी बुक ऑफ अकाउंट, कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकता है, पहली चीज़। दूसरा उसका पावर है राइट टू रिक्वायर। ठीक है, वो कोई भी ऑफिस से कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो मैं बोलूँ तो पहला दूसरा पॉइंट सेम ही बात कर रहा है और सेम ही है, मैंने पहला दूसरा पॉइंट खुद बनाया, बुक में ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला दूसरा पॉइंट क्या बात कर रहा है, राइट टू एक्सेस, और दूसरा बात करता है, सॉरी राइट नहीं है, पावर है यहाँ पे। ठीक है, राइट गलती से भी लिखना, पावर टू एक्सेस, और दूसरा है क्या, पावर टू अपना रिक्वायर। ठीक है, मेन जो पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट है पावर टू इंक्वायर। ठीक है, पावर टू इंक्वायर। ठीक है, तो यानी कि ऑडिटर के पास क्या है, वो राइट है कि वो इंक्वायरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो जा रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट पे तो इंक्वायरी कर सकता है 4 चीज़ों के लिए। ठीक है, अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो 4 पॉइंट देखते हैं किस किस चीज़ों के लिए वो इंक्वायरी मार सकता है लोगों से। पहला कि अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कोई लोन और एडवांस दी है तो उसमें 2 चीज़ देखनी है। पहला, क्या वो अप्रोप्रिएटली सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी दी है, ली है, ये चीज़ सही हुई कि नहीं हुई। और दूसरी चीज़, क्या वो प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा इंटरेस्ट हार्म हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। और पहला पॉइंट किस बारे में बात कर रहा है, लोन एंड एडवांस। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करता है ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल अगर हो रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो ना तुम, बुक एंट्रीज के बेस पे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ और कुछ भी लिख रहे हो, बुक एंट्री के बेस पे तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वो प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट तो नहीं है ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हम बात कर रहे थे लोन्स एंड एडवांस में भी था प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट, और दूसरे पॉइंट में भी है ट्रांजैक्शन जो था हमारा वो बुक एंट्री के बेस पे, और वो प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट तो नहीं है ना। तो मैंने कि दोनों पॉइंट एक तरह से लिंक हो गए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बात करता है पर्सनल एक्सपेंस के बारे में। पर्सनल एक्सपेंस का मतलब क्या है, ड्राइंग अगर हम बोलेंगे तो ड्राइंग होनी चाहिए। अब हम इसमें तीसरे पॉइंट में इंक्वायरी करेंगे कि पर्सनल एक्सपेंस भाई हमने 400 नहीं कर दिया रेवेन्यू अकाउंट में, मतलब कि उसको नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं दिखा दिया। डी फोर्थ पॉइंट बात करता है कि कोई शेयर्स है, क्या तुमने उसको अलॉट तो नहीं किया कैश में, और अगर किया है तो कैश का पैसा क्या एक्चुअली रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये टोटल 4 पॉइंट है, जिसके लिए आपको क्या करना है, इंक्वायरी करनी है। चारों को याद करने का तरीका क्या है, एक वर्ड चारों को याद कर लो। पहला पॉइंट बात करता है लोन एंड एडवांस के बारे में, दूसरा पॉइंट बात करता है ट्रांजैक्शन के बारे में, तीसरा पॉइंट बात करता है पर्सनल एक्सपेंस के बारे में, चौथा पॉइंट बात करता है कैश के बारे में कि हमने शेयर्स के बारे में। ठीक है, चौथा पॉइंट बात करता है शेयर्स के बारे में। पढ़ते हैं इसे। टॉपिक 2, पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। एवरी ऑडिटर हैव राइट टू एक्सेस एट ऑल टाइम बुक ऑफ अकाउंट, वाउचर्स। First, second, every auditor have is entitled to require from officer or any other employee such explanation as he may consider necessary. ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, पावर टू इंक्वायर। ठीक है, एज पर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 ऑडिटर शॉल मेक द फॉलोइंग इंक्वायरीज। अब इसमें चार चीज़ें आएंगी। पहला, फर्स्ट, वेदर लोन एंड एडवांसेस मेड बाय मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड, पहली चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ देखनी है वेदर द टर्म्स आर नॉट प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट। ठीक है, वो प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी चीज़ देखनी है। सेकंड पॉइंट, वेदर ट्रांजैक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्रीज आर नॉट प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, यहाँ वेदर है चेक करना है। ठीक है, होना नहीं चाहिए, चेक करना है कहीं गलती से कर तो नहीं दिया। एंड फोर्थ पॉइंट, वेयर एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, वेदर कैश हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है अपने। हो गया सेकंड पॉइंट हो गया पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आते हैं टॉपिक 3 पे, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट होता क्या, मतलब कि पता ही है कि एसएसआरओ के हिसाब से उसके बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, इसमें जो ऑडिटर है उसकी ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर मैं बोलूँ, पहला पॉइंट बोलता है कि भाई जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है।
किसके रिस्पेक्ट में? बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? पीएनएल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बताता है। दूसरा पॉइंट बताता है कि ऑडिट रिपोर्ट शॉल ऑल्सो स्टेट, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 पॉइंट बताएगा कि भाई 4 चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में अलग से डालनी पड़ेगी। पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है कि भाई जो अपनी जो ऑडिटर है ना, उसने सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन कर ली। दूसरा पॉइंट बोलता है क्या? दूसरा पॉइंट बोलता है कि भाई जो बुक ऑफ अकाउंट बना रहा है ना अपना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ, तो वो मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो प्रॉपर बना रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट बोलता है जो भाई बैलेंस शीट और पीएनएल है ना, हाँ, वो इन एग्रीमेंट है बुक ऑफ अकाउंट, मतलब कि बुक ऑफ अकाउंट में जो चीज़ें लिख रखी हैं उसके बिल्कुल एग्री कर रहा है, बिल्कुल सेम सेम है पीएनएल और बैलेंस शीट, कुछ ऐसा हेरा फेरी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट लिंक है, क्योंकि दोनों बात करते हैं बुक ऑफ अकाउंट की। दूसरा बोलता है कि भाई बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपर बने हैं, और तीसरा बोलता है कि जो बैलेंस शीट पीएनएल है वो बुक ऑफ अकाउंट के हिसाब से बनी है, ठीक है। और फिर फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बोलता है कि भाई जो अपना फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि भाई मैं ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई ब्रांच ऑफिस है, उस ब्रांच ऑफिस का ऑडिट किसी और ने किया, उस ऑडिट जिस बंदे ने किया उसने मेरे को फॉरवर्ड कर दिया, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये सब ऐड होनी चाहिए उस लाइन में, उसने मेरे को फॉरवर्ड कर दिया क्या? ऑडिट रिपोर्ट अपनी ब्रांच ऑफिस का, कि भाई ये ब्रांच ऑफिस है, इसको मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ये लो तुम तो पूरे मेन को ऑडिट कर रहे हो, तो इसको तुम कंसीडर कर लेना। तो उसको मेरे को बताना है कि उसने मेरे को फॉरवर्ड किया और मैंने उसको किस तरह से डील किया जब मैं अपना ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूँ। तो ये 4 पॉइंट हैं, और ये मेनली 2 पॉइंट है और दूसरे पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट हैं, और यहाँ से अपना टॉपिक 3 खत्म हो जाएगा। टॉपिक 3, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फर्स्ट पॉइंट, ऑडिट रिपोर्ट शॉल स्टेट वेदर इन हिज ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट शॉल स्टेट वेदर इन हिज ओपिनियन द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। ए इन केस ऑफ बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड फॉर एज एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड इन केस ऑफ पीएनएल फॉर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं बता दिया कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है मेरे ओपिनियन के हिसाब से, जो मेरे को बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो मैंने ऑब्टेन करी है उसके हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। दूसरा पॉइंट, ऑडिट रिपोर्ट शॉल ऑल्सो स्टेट, पहली चीज़ फर्स्ट पॉइंट, वेदर ही हैज़ ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विद बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ, ठीक है। तो यानी कि उसने ऑल इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अपना क्या ऑब्टेन किया, पहला। सेकंड पॉइंट, वेदर इन हिज ओपिनियन prepare proper books of account have been kept by multi state cooperative society as appear from the examination of this books, ठीक है। तो यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो प्रॉपरली मेंटेन किए गए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वेदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैलेंस शीट एंड पीएनएल आर मेड इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ दूसरे पॉइंट में कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन किए, तीसरे पॉइंट में बोल रहा हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से ही बैलेंस शीट और पीएनएल बने हैं। फोर्थ पॉइंट, अब ये है वो वाली बातचीत कि इसमें है लैंग्वेज का सीन, ठीक है, इसमें बस कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। देखते हैं, वेदर फोर्थ पॉइंट, वेदर रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिसेस ऑडिटेड बाय पर्सन अदर देन द करंट ऑडिटर, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अदर देन माई सेल्फ, हैव बीन फॉरवर्डेड टू हिम, यानी कि क्या फॉरवर्ड किए गए हैं मेरे को, एंड हाउ ही डेल्ट विद द सेम इन प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट, और मैंने किस तरह से डील किया इसको, ठीक है। तो 2 चीज़ें देखनी है, पहला बताने की है क्या, रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट है, किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया, उसका ऑडिट रिपोर्ट है किसी ब्रांच ऑफिस का, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें देखनी है, पहली चीज़ क्या मेरे को फॉरवर्ड किया, और मेरे को फॉरवर्ड किया, दूसरी चीज़ कि मैंने उसको किस तरह से डील किया प्रिपेयर करने में ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। इसको मैं चौथा पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूँ। फोर्थ पॉइंट, वेदर रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिसेस ऑडिटेड बाय पर्सन अदर देन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिटर हैव बीन फॉरवर्डेड टू हिम, पहली चीज़, दूसरी चीज़, एंड हाउ ही डेल्ट विद द सेम इन प्रिपेयरिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये हो गया अपने तीसरा टॉपिक खत्म। चौथा टॉपिक और पांचवा टॉपिक ही मेन टॉपिक है, सच बात बोलो, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं, ऊपर वाले जितने भी टॉपिक्स थे उसमें शायद क्वेश्चन ना आए। चौथा टॉपिक है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट इन सर्टन केसेस, और पांचवा टॉपिक है इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 78। टॉपिक 4, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट इन सर्टन केसेस, ठीक है। तो अब इसमें टोटल कितने 7 पॉइंट है, सॉरी 6 पॉइंट है इसमें, ठीक है। और 6 पॉइंट में बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि भाई सबसे पहला पॉइंट बोलेगा कि भाई किस केस में, जो तुम बोल रहे हो कि सर्टन केस में क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, किस केस में। तो पहला पॉइंट बताता है 3 केस होते हैं, ठीक है। उसमें से पहला केस ये है कि भाई अगर अफेयर्स हैं, यानी कि जो एक्टिविटीज़ है वो अपना जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उसकी अफेयर्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या उनके म्यूचुअल डीड, जो अपना डीड था उनका, उसके हिसाब से वो तो अपनी एक्टिविटी कर नहीं रहे। उनका फॉर एग्जाम्पल डीड था कि भाई हम गरीबों की सहायता करेंगे, और वो जो अफेयर्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो तो है ही नहीं वैसे, ठीक है। और या फिर उनके कॉर्पोरेट प्रिंसिपल के हिसाब से वो अफेयर्स नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बोलता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि भाई जो उनका अफेयर्स है ना, जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो लाइकली टू कॉज इंजरी है या फिर डैमेज करेगा इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, ठीक है। मतलब कि जो उसका इंटरेस्ट था, जो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव था, उसको डैमेज करने का, सीवियर या फिर सीरियस इंजरी कॉज कर सकता है उसका अफेयर्स यानी उसकी एक्टिविटी, ठीक है। तो पहले 2 पॉइंट लेंगे। तीसरा पॉइंट बात करता है फाइनेंशियल पोजीशन जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो इस तरह से है कि वो दिखाती है कि एंडेंजर करी सॉल्वेंसी, भाई खत्म होने वाली एंटिटी, ठीक है। तो ये था क्या पहले पॉइंट के अंदर के 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट बोलता है किस केस में
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी स्पेशल ऑडिट। तो 3 केस बता दिए, ठीक है। अब बात करता हूँ दूसरा पॉइंट की। दूसरा पॉइंट बोलता है, दूसरा पॉइंट कुछ नहीं बोलता, दूसरा पॉइंट बोलता है कि भाई पहले पॉइंट देखा ना तुमने, कहाँ कहाँ ऑर्डर करेगी। दूसरा पॉइंट सीधा बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी भाई इस केस में जाओ और अपना स्पेशल ऑडिट करो, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। अब देख ऑडिटर करेगा कौन, स्पेशल ऑडिट करेगा कौन। तो इस केस में एक या तो सीए कर सकता है, तो इस केस में अपना स्पेशल ऑडिट केस में अब जो स्पेशल ऑडिट करेगा कौन, या तो सीए करेगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा सीए को, या तो अपॉइंट करेगा हमको ही, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर को, ठीक है। तो 2 केस ये हो गए, मतलब कि सॉरी 3 पॉइंट यहाँ पे हो गया। पहला क्या, किस केस में करेगा, दूसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिटर, तीसरा की अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। और चौथा है शेयर होल्डिंग का रिस्ट्रिक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी थोड़ी ना किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोलेगा कि चल स्पेशल ऑडिट कर, नहीं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एक राइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर होल्ड करी या तो खुद या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या 51% या तो उससे ऊपर के पेड अप कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तभी वो क्या कर सकती है, वो अपना स्पेशल ऑडिट करवा सकती है, क्योंकि तभी तो उसका इंटरेस्ट है। अगर उसका 10% शेयर है तो वो क्यों कराएगी स्पेशल ऑडिट। उसके बाद आता है अपना, ये हो गया 4 पॉइंट हो गया। पाँचवा पॉइंट बोलता है अपना ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट ही नहीं है, इसको छोड़ो इस पॉइंट को, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। उसका आता है अपना क्या 1 2 3 4 5 पाँचवा पॉइंट आता है एक्शन बाय सीजी, ठीक है, एक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये पॉइंट बोलता है कि ये अपना क्या है, ये अपना 5वां पॉइंट है, सॉरी ये अपना हाँ ये अपना 5वां पॉइंट है। और ये बोलता है कि भाई अगर मैं बोलूँगा कि स्पेशल ऑडिट करवा लिया, उसकी रिपोर्ट बनती है ना, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट की तो रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट ऑडिटर सबमिट करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि करवाया किसने था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब वो रिपोर्ट करने के बाद एक्शन ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, भाई ऑडिट रिपोर्ट कराया, उसमें दिख रहा है कि डेफिशिएंसी है, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, तो उसमें एक्शन ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेने की टाइम फ्रेम कितना टाइम फ्रेम है इसका, 4 महीने। 4 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या होगा, तो इस केस में जो अपना ऑडिटर है, जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपना जो ऑडिट रिपोर्ट है ना जो उसको मिला है, उसकी कॉपी किसको करेगा, शेयर करेगा या फिर सेंड करेगा किसको, अपने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और उसको बोलेगा भाई तू 2 चीज़ कर। पहली चीज़ क्या, या तो इसको सभी जितने भी तेरे मेंबर्स हैं उनको तू इसको क्या कर, इनको तू सेंड कर दे, ठीक है। या फिर दूसरा क्या कर, दूसरा तो ये कर कि इसको या तो हाँ ये ऑप्शन में है, ठीक है, या तो पहला कर, या फिर तो दूसरा कर क्या कि जो कॉपी है ना ऑडिट रिपोर्ट की, इसको सबके सामने पढ़ अपना जनरल मीटिंग में, ठीक है। तो रीड आउट इन फ्रंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी एक्शन बाय सीजी की पॉइंट में। ये था 5वां पॉइंट। और 6वां पॉइंट क्या है, 6वां पॉइंट इसमें है एक्सपेंस जो होगा स्पेशल ऑडिट का, ठीक है। अब ऑडिट अपॉइंट कर रहे हो तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देगा कौन, करवा सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन देगा पैसे कौन, अपना वही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो डिटरमाइन क्या करेगा, सीजी, और पे कौन करेगा, एमएससीजी, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। टॉपिक 4 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट इन सर्टन केस। पॉइंट फर्स्ट, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस केस में हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कर सकती है स्पेशल ऑडिट। सेक्शन 77 ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ओपिनियन में क्या, ए सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट अफेयर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट मैनेज्ड एज पर म्यूचुअल डीड एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, यानी कि पहला केस ये हो गया जहाँ पे स्पेशल ऑडिट करा सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन ओपिनियन दैट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज being managing its affair in a manner likely to cause serious injury or damage to interest of trade industry, ठीक है। तो पहले पॉइंट बात कर रहे हैं किसके बारे में, अपना अफेयर्स के बारे में, और दूसरा पॉइंट बात कर रहा है अफेयर्स के बारे में। पहला पॉइंट बोल रहा है कि भाई अफेयर्स इस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से म्यूचुअल एड में था। दूसरा पॉइंट बोल रहा है अफेयर्स इस तरह से कर रहे हो कि भाई सीरियस इंजरी कॉज हो सकती है और इंटरेस्ट आपका खत्म हो सकता है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सच टू एंडेंजर इट्स सॉल्वेंसीज, ठीक है। इंसॉल्वेंसी वो कॉज कर देगी। तो ये चीज़ थी अपनी क्या, कौन सी चीज़ कॉज करेगी, अपना स्पेशल ऑडिट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट एट एनी टाइम इफ सच कंडीशन स्पेसिफाई द अबव केस कैन ऑर्डर और डायरेक्ट दैट स्पेशल ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बी डन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसको बस इंग्लिश में लिख दिया। थर्ड पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट ईदर सीए और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिटर हिमसेल्फ, यानी कि एक या तो सीए अपॉइंट करो या तो जो ऑडिटर अभी चल रहा है यानी कि हम उनको अपॉइंट कर लो टू कंडक्ट स्पेशल ऑडिट। पॉइंट 4, शेयर होल्डिंग रिस्ट्रिक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल ऑर्डर स्पेशल ऑडिट ओनली इफ द गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ईदर बाय इटसेल्फ और बाय बोथ होल्ड 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल इन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ बात करें पेड अप कैपिटल की और बात करें 51% या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो 50%, 50.99% भी होगा तब भी नहीं कर सकते आप, आपका 51% या उससे ऊपर होगा तभी करा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, पॉइंट 5,
एक्शन बाय सीजी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्शन ले सकती है जब ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी उसको, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक एक्शन एज इट कंसीडर नेसेसरी। हाउएवर इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी एक्शन ऑन रिपोर्ट विद इन 4 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट, ठीक है, 4 महीने तक खुला तेरे पास टाइम है भाई, जितने एक्शन लेने ले, लेकिन अगर 4 महीने तक नहीं लिया तब क्या होगा? गवर्नमेंट शॉल सेंड द स्टेट ऑडिट रिपोर्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इट्स कमेंट, यानी कि अपना कमेंट भी डाल देगी अपना जो गवर्नमेंट है, ठीक है, कि हमारा ये हमने कोई गलती दिखी, ये गलती दिखी, ठीक है, विद कमेंट, एंड रिक्वायर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू ईदर, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है, ईदर फर्स्ट टू सर्कुलेट दैट कॉपी टू मेंबर्स और सेकंड टू हैव सच कॉपी read before its next general meeting, ठीक है। 6 point expense pertaining to special audit expense shall be determined by CG and shall be paid by multi state cooperative society। ये हो गया अपना टॉपिक 4। अब आता है टॉपिक 5 पे, इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 78, ठीक है। अब यही इंक्वायरी है और यही इंस्पेक्शन है, ठीक है, मतलब कि एक टॉपिक है लेकिन ये दो चीज़ों को कवर कर रहा है, इसको इंक्वायरी भी इंस्पेक्शन भी। अगर पूछेंगे इंक्वायरी तो बोलना सेक्शन 78 के हिसाब से इंक्वायरी दिस जो मैं बता रहा हूँ, और पूछेंगे इंस्पेक्शन तो बताना सेक्शन 79 के हिसाब से इंस्पेक्शन दिस, यानी कि कंटेंट सेम है, बस नाम ना अलग अलग है। टॉपिक 5 इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 78, ठीक है। तो याद रखना भाई, जो टॉपिक 5 बात करता है इंक्वायरी की करता है, ठीक है, और जो टॉपिक 4 बात करता था वो बात करता था स्पेशल ऑडिट की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है, और ये कौन करता है? सेंट्रल रजिस्ट्रार, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल अपने 4-5 पॉइंट है। पहला पॉइंट बात करता है किस केस में, ठीक है, कब कब मैं बोलता हूँ कि इंक्वायरी करेगा सेंट्रल रजिस्ट्रार, पहला बताता है केस, पहला पॉइंट। दूसरा बताता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, यानी कि भाई 15 दिन का मिनिमम जो होगा नोटिस दिया जाएगा, इंक्वायरी से पहले 15 दिन का नोटिस, और इंस्पेक्शन की जो सेक्शन 79 था उसमें 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा इंस्पेक्शन से पहले, ठीक है, कॉन्टेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट बताता है। तीसरा पॉइंट बताता है कि पावर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल रजिस्टर जाके इंक्वायरी कर, तो भाई तेरे पास पावर क्या है इंक्वायरी करने की, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि भाई उसके पास पावर है कि क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है कोई भी बुक ऑफ अकाउंट और समन कर सकता है किसी भी बंदे को जिसके पास वो बुक ऑफ अकाउंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बात करता है क्या, एक्सेस और समन, ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट और जिस बंदे के पास बुक ऑफ अकाउंट है उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि उसके पास पावर है कि वो मीटिंग बुला सकता है, जनरल मीटिंग बुला सकता है, लेकिन कब? 7 दिन के नोटिस के बाद, मिनिमम 7 दिन का नोटिस, ठीक है, मैक्सिमम तो जितनी मर्जी कर, लेकिन मिनिमम भाई कम से कम 7 दिन तो दे मीटिंग बुलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बोलता है, तीसरा पावर क्या है इसके पास, तीसरा पावर इसके पास ये है कि समन कर सकता है किसी भी बंदे को जो उसको लगता है नेसेसरी है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में भी समन था, लेकिन पहला पॉइंट बोलता है समन करना उस बंदे को जिसके पास बुक ऑफ अकाउंट है, और तीसरा पॉइंट बोलता है समन करने को किसी भी बंदे को जो को लग रहा है कि हाँ नेसेसरी है, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ देख लिया 3 पॉइंट। पहला कि कब हम इंक्वायरी करा सकते हैं, दूसरा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा 15 दिन का नोटिस, तीसरा कि पावर्स क्या सेंट्रल रजिस्टर के पास, और चौथा हम देखेंगे जो कि है फॉलो अप, ठीक है। फॉलो में बात हम क्या करते हैं कि भाई देख, अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर रहा है, ठीक है, इंक्वायरी करने के बाद उसको मान लो कुछ डिफिकल्टीज मिली, कुछ इरेगुलरिटी मिली, तो उसमें एक्शन कितने टाइम तक ले सकता है? तो यहाँ पे पीरियड दे रखा है 3 महीने तक। जिस दिन तेरे को डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट मिलेगा कि हाँ इंक्वायरी करी, इंक्वायरी से रिपोर्ट मिली, 3 महीने तक तू क्या सेंट्रल रजिस्टर कह सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है उसके खिलाफ, ठीक है। 3 महीने के बाद नहीं ले सकता, ठीक है। और इसको अगर तुम लिंक करना चाहो तो लिंक कर सकते हो कि पिछले केस में, पिछले टॉपिक में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो 4 महीने तक क्या कर सकता है, स्पेशल ऑडिट के खिलाफ एक्शन ले सकता है। उसको रिपोर्ट मिली उसके 4 महीने तक, उसके बाद क्या करेगा, वो फोर्स करेगा कि हाँ भाई सबको सर्कुलेट करो और मीटिंग में बढ़ के दिखाओ। लेकिन यहाँ वैसे कुछ सर्कुलेट करने का सीन नहीं है, 3 महीने तक एक्शन ले सकता है अपना अकाउंट सेंट्रल रजिस्ट्रार। तो ये टोटल 4 पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। टॉपिक 5 इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 78। पॉइंट फर्स्ट, यहाँ पे हम बताएंगे कि कब कब हम इंक्वायरी करा सकते हैं। व्हेन सेंट्रल रजिस्ट्रार में ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम, यानी कि रिक्वेस्ट आएगी भाई तभी, ऐसा नहीं, ठीक है। रिक्वेस्ट किस किस से? 4 लोग हैं। पहला बोलते हैं ना क्या कहेंगे 4 लोग, तो वो ही 4 लोग हैं। ये 4 लोग जब बोलेंगे तब आपको इंक्वायरी करानी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन सेंट्रल रजिस्ट्रार में ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम फर्स्ट फेडरल कोऑपरेटिव ऑफ टू विच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एफिलिएटेड, ठीक है। तो जिससे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एफिलिएटेड है, लिंक हो रखी है, कोऑपरेटिव यानी कि उसके पेरेंट्स है, उसका फेडरल, ठीक है। तो इसका की पॉइंट ये कहते हैं, फेडरल कोऑपरेटिव टू विच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एफिलिएटेड, फर्स्ट। सेकंड, अ क्रेडिटर। थर्ड, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ बोर्ड मेंबर्स। फोर्थ, नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये 4 केसेस है, ये 4 लोग हैं जो रिक्वेस्ट करेंगे, इनमें से कोई भी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना इंक्वायरी बिठा सकते हैं। याद रखना है कि दूसरा पॉइंट में होता है अक्रेडिटेड, ठीक है। एक क्रेडिटर चाहे 1 रुपये का ही क्यों ना हो, वो अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो अपने को सेंट्रल रजिस्ट्रार को इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है 1/3 या 1/5 की। 1/3 की लिमिट है बोर्ड ऑफ मेंबर में, और 1/5 की लिमिट है टोटल नंबर ऑफ मेंबर में, कि नॉर्मल मेंबर है वो भी बुला सकते हैं और बोर्ड के मेंबर है वो भी बुला सकते हैं। पॉइंट 2, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर होल्डिंग सच इंक्वायरी 15 days notice must be given to multi-state cooperative society. Point third, powers of central registrar. अब इसमें 3 पावर आएंगी। पहला, फर्स्ट, एक्सेस एंड समन। सेंट्रल रजिस्ट्रार
at a reasonable time have free access to books, accounts and document, and he may summon any person in possession of such books, accounts and document। ठीक है, समझ आया? पहला पॉइंट क्या था? एक्सेस एंड समन। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कॉल मीटिंग, सेंट्रल रजिस्ट्रार नॉट विथ स्टैंडिंग बाय एनी लॉज कैन कॉल अ जर्नल मीटिंग by giving notice not less than 7 days at any such time or place or headquarter as decided by society। तीसरा पावर है समन का ही। ठीक है, तो पहले में भी समन था, तीसरे में भी समन है। सेंट्रल रजिस्ट्रार may summon any person who is reasonably believed to have any knowledge of affairs of multi-state cooperative society। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, अब यहाँ पे हमने पावर देख लिया। थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फॉलो अप। सेंट्रल रजिस्ट्रार शॉल within a period of 3 months from the date of receipt of audit report communicate report of inquiry to multi-state cooperative society if any and society is affiliated if any to whose instance the inquiry is needed। ठीक है, तो मतलब कि ये कम्युनिकेट कर देगी और एक्शन ले सकती है। ठीक है, कम्युनिकेट किसको करेगी? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, भैया हमने तुम्हारा कर लिया था और ये हो गया। तो ये था अपना क्या, टोटल 5 पॉइंट थे और यहाँ पे खत्म होता है। दैट्स इट, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओवर।